जय हिंद दर्शकों, मैं हूं जितेंद्र दीक्षित। जितेंद्र दीक्षित स्टोरीज में आपका स्वागत है। दर्शकों, ये बात है साल 2014 की। मुंबई के पास कसारा में एक ट्रेन पटरी से उतर जाती है। डिरेलमेंट का हादसा होता है वहां पर, और उस हादसे को कवर करने के लिए स्थानीय पत्रकारों के अलावा मुंबई से भी बड़े पैमाने पर पत्रकार पहुंचते हैं। मैं इन दिनों एबीपी न्यूज में काम कर रहा होता हूं और मुझे भी कहा जाता है घटनास्थल पर पहुंचने के लिए। मैं मौके पर पहुंचता हूं, वहां पर कवरेज करता हूं। जो ट्रेन के डब्बे पलटी हुए होते हैं उनको हटाने का काम चल रहा होता है, घायलों को अस्पताल पहुंचाया जा चुका होता है। और जो सेंट्रल रेलवे के पीआरओ एके जैन वहां पर मौजूद थे, वो सभी को कैमरे पर ब्रीफ करते हैं कि आखिर यह हादसा किस तरह से हुआ था और फिर से ट्रेनों की आवाजाही सुचारू करने के लिए क्या कुछ किया जा रहा है। इसके बाद तमाम पत्रकार जो है वापस लौट जाते हैं मुंबई के लिए या फिर अपने स्थानीय दफ्तरों के लिए। मैं थोड़ी देर के लिए रुक जाता हूं। एके जैन मेरे दोस्त भी हैं और उनसे कुछ देर के लिए गपशप की खातिर एक चाय की दुकान पर हम चले जाते हैं, उनसे बातचीत करता हूं और फिर उसके बाद में वे भी निकल जाते हैं और मैं अपनी गाड़ी में बैठकर वापस मुंबई आने के लिए निकलता हूं। बस मैं गाड़ी में बैठने जा ही रहा होता हूं कि पीछे से एक जोर से आवाज आती है। एक शख्स मुझे पुकार रहा होता है, जितेंद्र भाई रुक जाइए, जितेंद्र भाई 2 मिनट के लिए रुक जाइए जरा। तो मैं पीछे मुड़कर देखता हूं तो एक शख्स जिससे कि मेरा पहले से ही परिचय होता है, लंबा सा शख्स जिसकी जाड़ी मूछें होती हैं, वो मुझे आवाज देकर रुकने की रिक्वेस्ट कर रहा होता है। ये शख्स होते हैं इम्तियाज जलील, जो कि उन दिनों एनडीटीवी के लिए काम कर रहे होते हैं औरंगाबाद में। मेरी इनसे दोस्ती रहती है और फिर ये मुझसे कहते हैं कि देखिए, मुझे भी यहां पर आने के लिए बोला गया था लेकिन देर से बताया गया और मुझे पहुंचते पहुंचते काफी वक्त लग गया और ऐसे में सब कुछ तो यहां पर निपट चुका है। ऐसे में अगर आपके पास में कुछ तस्वीरें हैं, कुछ शॉट्स हैं, तो आप मुझे दे दीजिए, और कुछ अगर बाइट्स वगैरह होंगी तो, क्योंकि पीआरओ भी निकल गए थे, तो मैं उनको शॉट्स और बाइट्स में दे देता हूं, उनको ट्रांसफर कर देता हूं उनके कैमरे में। और उसके बाद में फिर वो वापस औरंगाबाद के लिए निकल जाते हैं, मैं मुंबई के लिए निकल जाता हूं। होता यह है कि चंद महीनों बाद विधानसभा के चुनाव होते हैं महाराष्ट्र में, और जब चुनाव के नतीजे आते हैं तो एक शख्स का नाम सभी को चौंका देता है। यह नाम होता है इम्तियाज जलील का। जी हां, इम्तियाज जलील बन जाते हैं विधायक। जो शख्स अब से चंद महीने पहले तक फील्ड में काम कर रहे होते हैं बतौर रिपोर्टर, हादसे कवर कर रहे होते हैं, नेताओं के इंटरव्यू कर रहे होते हैं, वो खुद अब एक नेता बन जाते हैं, एक विधायक बन जाते हैं। ओवैसी बंधुओं की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुसलमीन यानी कि AIMIM उन्हें बतौर उम्मीदवार उन चुनावों में उतारती है और पहली बार में ही इम्तियाज जलील बाजी मार जाते हैं और औरंगाबाद सेंट्रल की सीट से विधायक बन जाते हैं। एक नजर डालते हैं इम्तियाज जलील के बैकग्राउंड पर। देखिए, इम्तियाज जलील जो है एक मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं। उनके पिता एक सिविल सर्जन थे, उनके भाई जेट एयरवेज में काम करते थे। इम्तियाज जलील ने MBA किया, इसके साथ में उन्होंने मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में भी मास्टर्स की डिग्री हासिल की और एनडीटीवी से पहले वो लोकमत के लिए काम किया करते थे। लेकिन 2014 के बाद वो एक पत्रकार से बन जाते हैं राजनेता। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ नाम मात्र को राजनेता बन गए हों, बस विधायक चुन लिए गए हों, बल्कि काफी सक्रिय हो जाते हैं राजनीति में। और 2015 में जो औरंगाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव होते हैं, उन चुनावों में AIMIM को 25 सीटें मिलती हैं। ये चुनाव जलील के नेतृत्व में ही लड़े जाते हैं। और इसके बाद 2019 का लोकसभा चुनाव आता है। तब ओवैसी इम्तियाज जलील को लोकसभा के लिए बतौर उम्मीदवार उतारते हैं और जिस तरह से पहली बार में ही चुनाव लड़ने पर विधानसभा में इम्तियाज जलील की जीत होती है, उसी तरह से लोकसभा में भी पहली बार ही उतरते हैं और सांसद बन जाते हैं। हालांकि उनकी जीत के पीछे कुछ वहां के स्थानीय समीकरण ऐसे बने जिससे कि उनको फायदा हुआ। दरअसल इम्तियाज जलील ने जिन्हें हराया था वो बहुत बड़ा नाम था उस इलाके का, चंद्रकांत खैरे।
1999 से लेकर साल 2019 तक 20 साल तक लगातार औरंगाबाद के सांसद रहे चंद्रकांत खैरे, और उनको हराकर इम्तियाज जलील एक जायंट किलर बन गए। खैरे के हारने के पीछे का एक प्रमुख कारण यह था कि हर्षवर्धन जाधव नाम के एक निर्दलीय उम्मीदवार ने भी पर्चा भरा था, और उसने अपने कैंपेन के दौरान खैरे को ही टारगेट किया, जिसका नुकसान खैरे को उठाना पड़ा। और उस उम्मीदवार ने 2,85,000 वोट जुटाए थे, जबकि आपको ताज्जुब होगा इम्तियाज जलील महज 4,500 वोटों के मार्जिन से जीते। चंद्रकांत खैरे दूसरे नंबर पर थे, 4,500 वोटों से पीछे। लेकिन किस्मत ने भी साथ दिया। दूसरी बात यह कि उस वक्त इम्तियाज जलील की पार्टी AIMIM का वंचित बहुजन आघाड़ी के साथ गठबंधन था। डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर के पोते प्रकाश आंबेडकर की पार्टी वंचित के साथ में उनका गठबंधन था। तो एक दलित मुस्लिम वोटों के कॉम्बिनेशन से इम्तियाज जलील को जीत हासिल हुई। अब फिर से एक बार 2024 में इम्तियाज जलील AIMIM के उम्मीदवार हैं। हालांकि इस बार मामला थोड़ा सा अलग है। इस बार भी उनका टकराव जो है चंद्रकांत खैरे के साथ ही होने वाला है, लेकिन इस बार वंचित बहुजन आघाड़ी AIMIM के साथ नहीं है। अभी हाल ही में मैंने उनसे मुलाकात की, जब मैं औरंगाबाद दौरे पर गया था, तो उनका कहना था कि उनकी ओर से तो खुला आमंत्रण है कि वंचित बहुजन आघाड़ी उनके साथ में फिर से एक बार आ जाए। अगर वंचित साथ में आ जाती है तो फिर से फायदा हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ खैरे के लिए भी समस्या यह है कि इस बार शिवसेना जो है एक नहीं दो है, एक उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना और एक एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना। तो चंद्रकांत खैरे जो है उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना के उम्मीदवार हैं, और ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि जो एकनाथ शिंदे की शिवसेना का उम्मीदवार होगा उनके वोट काटेगा। तो सवाल उठता है कि क्या फिर एक बार दो शिवसेना की लड़ाई में जलील बाजी मार ले जाएंगे? जलील का कहना है कि भले ही अब वो एक राजनेता बन गए हों, लेकिन उनके अंदर का पत्रकार अभी जिंदा है, और बतौर राजनेता भी वो वही काम कर रहे हैं जो कि वो एक पत्रकार के तौर पर करते थे। सत्ता से सवाल पूछते थे, सरकार से सवाल पूछते थे, गवर्नेंस में जहां पर भी खामियां होती थी गवर्नेंस के ग्रे एरियाज को हाईलाइट करते थे, लोगों की आवाज बनते थे, और उनका कहना है कि आज भी वो वही कर रहे हैं। हालांकि अब तक इम्तियाज जलील ने अपना चुनाव प्रचार शुरू नहीं किया है। उनका कहना है कि एक बार रमजान निकल जाएगा, जब रमजान हो जाएगी तो उसके बाद में वो अपना चुनाव प्रचार शुरू करेंगे। लेकिन उन्होंने अपना जनसंपर्क अभी से ही शुरू कर दिया है, और शाम को वो कहीं ना कहीं इफ्तारी के लिए जरूर जाते हैं, जहां पर लोगों से मेल मुलाकात करते हैं, उनसे जुड़ने की कोशिश करते हैं। तो इस बार औरंगाबाद की सीट पर मुकाबला बड़ा ही दिलचस्प होने वाला है। तो ये कहानी थी इम्तियाज जलील की एक पत्रकार से राजनेता बनने की। इस जैसे और किस्से कहानियों के लिए जुड़े रहें जितेंद्र दीक्षित स्टोरीज के साथ में, और अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद।